नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। आपदा राहत कार्यों का आज निरीक्षण करेंगे, परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र का निरीक्षण होगा। बागेश्वर में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वार्ता करेंगे। बागेश्वर के बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे धामी। जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में आपदा को लेकर लोग त्रस्त हो गए, कई हादसे हुए हैं, इसका भी निरीक्षण करने आज धामी पहुंचेंगे। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है और कई क्षेत्रों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है, और ऐसे में हालात जो है वो चिंताजनक हो गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी, जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं उनके कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है, बल्कि मुख्यमंत्री भी खास तौर पर पल पल का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। समय समय पर अचानक मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और स्थितियों का जायजा लेते हैं, और जहां पर भी आवश्यकता होती है उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों से फोन पर बातचीत करते हैं, जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, और इसके साथ साथ आपदा प्रभावितों से भी बातचीत करते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री दिशा निर्देश के साथ साथ जरूरत पड़ने पर किसी भी हालात से निपटने के लिए अलर्ट रहने के भी दिशा निर्देश देते हैं। क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, कई क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है, नदियां उफान पर हैं, कई भवन जमींदोज हो गए हैं, जनहानि भी हुई है, और जो मोटर मार्ग है वो भी काफी बाधित है। लिहाजा इसी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जो है आज अलग अलग क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां का राहत और बचाव कार्य की स्थिति का जायजा लेंगे। विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका किस तरीके से कामकाज कार्य जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका जो अपडेट है वो अधिकारियों से लेंगे। और इसके साथ साथ जब अल्मोड़ा जनपद में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे जो सरकारी कामकाज है उसका अपडेट लेंगे, और इसके बाद फिर बागेश्वर में जो मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, और इसके बाद जब देहरादून मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे तो फिर देहरादून पहुंच करके सचिवालय में मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। विभागीय स्तर पर किस तरह की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, कम समय के लिए, मध्य समय के लिए और लंबे समय के लिए जो विभागीय स्तर पर विकास की योजनाओं की रणनीति बनाई गई है, उसमें किस तरह से कामकाज हो रहा है और कैसे इसको तेज रफ्तार से बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री समय समय पर, क्योंकि सरकार ने एक संकल्प लिया हुआ है कि किस तरह से प्रदेश को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाए, किस तरह से उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाया जाए, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कैसे किया जाए, इसी संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री समय समय पर विभागीय अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करते रहे। आज भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, विभागीय अधिकारियों से अपडेट लेंगे, और फीडबैक लेने के बाद कैसे विभागीय कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर कुछ अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल सोनू, लगातार हम देखते हैं सीएम धामी किस तरह से उत्तराखंड को लेकर काफ़ी गंभीर रहे हैं और प्रयासरत रहे हैं, और समय समय पर जिस तरह से उत्तराखंड को सशक्त बनाने का प्रयास जो धामी सरकार की ओर से किया जा रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसके तहत अब जिस तरह से परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और आपदा राहत कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे, इसके साथ ही जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, उन्हें सांत्वना दिया जाएगा और विश्वास दिलाया जाएगा कि जल्द से जल्द इस आपदा से सभी मिलकर बाहर निकलेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जल्द शुरू हो सकता है। 6 सितंबर को शुरू हो सकता है मानसून का सत्र। 24 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, विधानसभा सत्र का फैसला लिया जा सकेगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि 6 सितंबर से जो मानसून सत्र है वो शुरू होगा, क्या लगता है यूसीसी का ड्राफ्ट भी इस दौरान पेश किया जाएगा?
देखिए, इस सत्र के आयोजन के सत्र के आहूत होने के दो पहलू हैं जिनको हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि एक तो यही है कि जो विधानसभा की कार्य नियमावली है, विधानसभा के संवैधानिक जो नियम है उनके तहत प्रत्येक 6 माह में विधानसभा का सत्र आहूत होना सरकार की बाध्यता है। लिहाजा नियमों का अनुपालन करते हुए सरकार को 6 माह की समय सीमा में ही विधानसभा का सत्र आहूत करना है। पिछले अगर हम सत्र की बात करें तो जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, गैरसैंण में बजट सत्र आहूत हुआ था मार्च में। तो उस दौरान जब सत्र हुआ था तो बजट से संबंधित विधानसभा के सत्र में चर्चा हुई थी, हंगामा भी देखने को मिला था। विपक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर के हंगामा किया था। चूंकि 6 माह का समय पूरा होने को है, लिहाजा ऐसे में एक तो इसका यही पहलू है कि एक बार फिर से तय समय सीमा के में ही जो है विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा। दूसरा, जैसा कि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि यूसीसी एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है देहरादून से लेकर दिल्ली तक। चूंकि सरकार पहले इस बात को कह चुकी है, जो सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित की थी यूसीसी के लिए, उस विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट यूसीसी का तैयार कर लिया है और इस बात को अवगत भी करा दिया है। और ये इस बात का इंतजार हो रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जैसे सरकार को मिलेगा, सरकार इसका अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद इसको विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर पेश करेगी और उसके बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। तो एक इसका दूसरा पहलू ये भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई मायनों में उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो 24 तारीख को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी, उसमें विधि विभाग ये प्रस्ताव ला सकता है और इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से उसी का ड्राफ्ट जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है, विधानसभा सत्र में इसे पेश करने की तैयारी भी है सरकार की। ऐसे में क्या लगता है विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है विरोध करने के लिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं समय समय पर विपक्ष जो है इसे लेकर विरोध करती आई है। तो लगातार विपक्ष के कई नेता इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, इस बात को बयां कर रहे हैं कि जो यूसीसी है वो सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं, सरकार की और सिस्टम की मंशा पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अभी इसका एक अहम पहलू ये भी है, यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है और जब पब्लिक के बीच कोई जानकारी ठोस तरीके से हम कहें या दस्तावेज के रूप में अगर नहीं है, तो ऐसे में जो विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, जो प्रश्न लगा रहे हैं, सवाल या निशान लगा रहे हैं, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है इसको आप विपक्ष भी समझ सकते हैं। लिहाजा अब ये देखना होगा कि सरकार जैसे ही इसको पब्लिक के बीच लाएगी, पब्लिक डोमेन में दस्तावेज यूसीसी का ड्राफ्ट होगा, उसके बाद इसके अध्ययन के बाद विपक्ष जो है उसका किस तरीके का रुख रहने वाला है और किस तरह से सरकार की और सिस्टम की विपक्ष के नेता जो है वो घेराबंदी करने वाले हैं। चलिए बने रहिए सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 सितंबर से शुरू होगा, जो कि 24 अगस्त तक ये भी जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल की बैठक होगी और विधानसभा सत्र में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उसमें से सबसे अहम है कि यूसीसी को जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, उसे जल्द सदन में पेश किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की पहल की है आपदा प्रभावितों को उपलब्ध कराएगी रोजगार, आपदा प्रभावितों को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। इसके लिए जल्द नई योजना लेकर आएगी सरकार। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार रुख करते हैं संवाददाता सोनू की। और सोनू, जिस तरह से आपदा प्रभावितों के लिए सरकार पहले भी कई कदम उठा चुकी है, लेकिन इस बार एक बड़ी राहत देने जा रही है, रोजगार उपलब्ध कराएगी। ऐसे में कितनी जो मायूसी लगातार हम देख रहे थे कई क्षेत्रों में छाई हुई थी, कि अब कोई बड़ी राहत दिखती हुई नजर आ रही है उन्हें? देखिए, ये जो भी उत्तराखंड के ऐसे इलाके हैं जो कि आपदा प्रभावित है या जल बहाव से लोगों को नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, भवनों का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों के हमदर्द के तौर पर हम कह सकते हैं सहयोग करने के रूप में सरकार अब आगे आने जा रही है। क्योंकि आपदा के जो नियम है उसके तहत मुआवजा राशि भी दी जा रही है और सुरक्षित स्थानों पर जो प्रभावित है उनका पुनर्वास भी कराया जा रहा है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। लिहाजा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ये भरोसा दिलाया है कि जो भी आपदा प्रभावित लोग हैं, जिनका आपदा के कारण
जो है रोजगार प्रभावित हुआ है या उनके भवन जो है वो आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लिहाजा और इसके साथ साथ जो छात्र हैं जिन्होंने इस आपदा के दौरान अपने परिजनों को या अपने मम्मी पापा को खो दिया है, तो ऐसे छात्रों के भरण पोषण के शिक्षा के लिए भी सरकार क्या कर सकती है, और जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं आपदा प्रभावित, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध करा सकती है। तो इसके लिए नीति में किस तरीके के बदलाव किए जा सकते हैं, नई नीति लाई जा सकती है, और केंद्र सरकार से इस नीति में बदलाव के लिए किस तरह की अनुमति चाहिए होगी, इस पर सरकार ने काम शुरू कर दिया। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो आपदा प्रभावित हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा सके ताकि उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, और जो प्रभावित हैं उनको हर संभव सहयोग जो है वो सरकार करने जा रही है। उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से ऐसे आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने जा रही है, कि नई नीति लाने जा रही है, जिस नीति के तहत कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ नियमों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बन चुके हैं, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश के तमाम परिवार ऐसे हैं जिनका पुनर्वास किया जाएगा, और भारत सरकार द्वारा तय की गई मुआवजा राशि के अनुसार प्रभावित परिवारों को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए मुआवजा भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी राहत प्रभावित क्षेत्रों में उन परिवारों को मिली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां पर कई बीएड कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है। कॉलेजों में मानकों का अनुपालन नहीं हो रहा है, कॉलेज को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। एनसीटीई ने नियमावली के मुताबिक जानकारियां मांगी हैं। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, कई कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया और ये कहा गया, ये हवाला दिया गया नोटिस में कि कई ऐसे मानक हैं जिनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये एजुकेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उत्तराखंड का जो काफी फेमस प्रसिद्ध और पुराना जो विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय, उसमें भी हमें जो जानकारी मिली है, नियमों का बीएड के कॉलेज के संचालन के नियमों का जो अनुपालन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अगर इस तरीके की बातें हैं तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर हो जाता है। लिहाजा जो एनसीटीई है उसने नोटिस जारी किए हैं, और केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ जो अन्य कॉलेजेस हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं, और उनसे कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और एक नैनीताल जनपद का एक ऐसा कॉलेज है जिसको अगले सत्र में जो बीएड की डिग्री है इसको नहीं कराए जाने की भी उसकी जो मान्यता है वो समाप्त कर दी गई है। तो मामला काफी गंभीर है, चूंकि एनसीटीई ने जो है वो नियमों की और खास तौर से जानकारी मांगी थी, जो नियमावली है उसके मुताबिक किस तरह से ये लोग मानकों का अनुपालन कर रहे हैं। तो ऐसे में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉलेज के स्तर पर भूमि से संबंधित मामला हो, या इसके अलावा एफडी से जुड़ा हुआ मामला हो, या छात्रों की संख्या हो, या इसके अलावा जो स्टाफ है, स्टाफ के वेतन से संबंधित जो मामले हैं, इन सभी की जानकारी मांगी थी। और जो मानक है वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं है, अधूरे मानक है, और ऐसे में जब अधूरे मानक है तो इनको नोटिस दिया गया, और जब इनके नोटिस एनसीईटी को प्राप्त होंगे और उसकी संतोषजनक अगर जवाब नहीं पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर और बीएड कॉलेज पर भी ताले लग सकते हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। अब देखना होगा कि कब तक ये नोटिस दे देंगे, नोटिस का जवाब दे देंगे, और नोटिस के जवाब के बाद जो है वो एनसीईटी जो है आखिर किस तरह से एक्शन लेगी। बिल्कुल सोनू, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिन पर ताला लग सकता है, और कई ऐसे नैनीताल जिले के कॉलेजेस हैं जिनमें अगले सत्र की मान्यता समाप्त कर दी गई है, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय समेत 45 बीएड कॉलेजों को मानक अधूरे होने के चलते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल एनसीटीई ने कॉलेजों से अपनी नियमावली के मुताबिक सभी जानकारियां मांगी थी, और इनमें कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, एफडी से लेकर छात्रों की संख्या, शिक्षक का वेतन आदि भी शामिल था। उत्तराखंड के बीएड बीपीएड कराने वाले कॉलेजों में इसमें काफी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी किया गया, और जब उन्हें नोटिस का जवाब नहीं मिला, ये संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां राजभवन में आरोग्यान सम्मेलन आयोजित किया गया। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आरोग्यान सम्मेलन कराने के निर्देश दिए गए। सितंबर माह में ये भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया जाएगा। आयुर्वेद
चिकित्सा पद्धति पर फोकस होगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, लगातार आयुर्वेद को लेकर कई पहल, कई प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं उत्तराखंड में, और एक और लोगों को जागरूक करने के लिए अब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को लेकर एक बड़ा सम्मेलन जो है वो उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और आयुर्वेद से संबंधित यहाँ अपार संभावना है। जड़ी बूटियों का अच्छा खासा उत्पादन यहाँ होता है और ऐसे में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से संबंधित जो आम जनमानस है उसको जागरूक करना और इसके साथ साथ जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है इसकी जानकारी देना और आयुर्वेद के सेक्टर को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसकी जानकारी दी जा सकती है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर इस आयुर्ज्ञान सम्मेलन में फोकस किया जाएगा। और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो विश्वविद्यालय से संबंधित जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सबके सब इस सम्मेलन में शामिल होने वाले। लिहाजा ये कहीं ना कहीं हम इसको एक अच्छी पहल कह सकते हैं आयुर्वेद के लिहाज से, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिहाज से और जन जागरूकता के लिहाज से। तो अब ये देखना होगा कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, राज्यपाल के दिशा निर्देश के बाद आखिर कितनी मुस्तैदी से इसकी तैयारी करते हैं और कैसे इसका सफल आयोजन करते हैं ताकि जो उद्देश्य है वो साकार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो बताते राजभवन में आयुर्ज्ञान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में देश भर के आयुर्वेदाचार्य जुटेंगे। इस दौरान आयुर्वेद के महत्व, लाभ और इसकी उपयोगिता के बारे में मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही कई लोगों को उसके बाद एकजुट किया जाएगा और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।